आवाज़ मेरी आ रही है ना, और जो मैं शेयर किया हूँ स्क्रीन वो दिख रहा है कि नहीं, बस ये चीज़ कंफर्म कर दो जल्दी। ऑडियो विजुअल क्लियर है, जल्दी कंफर्म कर दो तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा। मनोहर कुछ बोलना चाहते हो क्या? क्यों मनोहर, कुछ बोलना चाहते हो? चलो। तो अर्थमेटिक मीन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं कल बताया ही नहीं था। अर्थमेटिक मीन का मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं? अर्थमेटिक मीन, बेसिक अर्थमेटिक मीन का मतलब है एवरेज। जो हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना, मान लेते हैं 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, ए बी और सी, तो तीनों को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, ये होता है क्या? अर्थमेटिक मीन। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं कल एक ये बताया था ना, ये वाला पॉइंट कि सम ऑफ मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डेविएशन होता है, ये मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पर सम ऑफ मीन नहीं आएगा। ठीक है, सम ऑफ मीन नहीं आएगा। सम ऑफ डेविएशन जो होगा वो हमेशा रहेगा क्या? जीरो। ये एक क्वालिटी है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि माध्य की निम्न में से कौन सी विशेषता मीन या माध्य में नहीं होती, तो ये इसलिए आप लोगों को ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है। सम ऑफ डेविएशन का जो है वो जीरो रहेगा का मतलब क्या है? कल हम लोग क्या लिए थे? हमारा ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। और हमारा जो मीन है वो आया था 4। तो 4 से अगर हम लोग डिविएशन लेंगे, कैसे लेंगे डिविएशन? यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1 2 और 3। तो सम ऑफ डिविएशन जो है वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये जो साइंस है, माइनस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर सब क्या है? प्लस है, अगर मैं इसको इग्नोर ना करूं, ठीक है, अगर मैं इसको कंसीडर करूं, तो फिर हमेशा इन दोनों डेविएशन का जो टोटल है वो हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। -3 -2 -1, ये कितना होगा? कुल मिला करके -6 हो जाएगा। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? +6 होगा। अब अगर इन दोनों को मैं ऑपरेट करूं, प्लस माइनस करूंगा, तो -6 और +6 दोनों मिला के हमेशा कितना होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है। ये चीज़ कल बताया था कि नहीं बताया था मैं? ठीक है। तो ये था हमारा क्या? अर्थमेटिक मीन। एक चीज़ और कल मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, ये जो स्केल के बारे में मैं बताया था ना, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, इसके बारे में एक चीज़ थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था। देखो, एक जो चारों हैं, कौन कौन सा? नॉमिनल, ऑर्डिनल। पहले तो ये बताओ, ये चारों का मतलब समझ में आया था कि नहीं? तीनों में अंतर क्या है ये समझ में आया था कि नहीं? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और चौथा क्या? रेशियो। इन चारों में, चारों का मतलब समझ में आया था कल? बेसिक मतलब क्या है तीन चारों का? बताओ जल्दी बताओ, समझ में आया था कि नहीं? ये है इन चारों का डायग्राम। अगर पूछ देगा कि चारों स्केल का डायग्राम कैसे बनेगा, वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। क्या है इसका मतलब वेन डायग्राम का? देखो, ये जो सबसे छोटा वाला है इसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल। ठीक है। उससे थोड़ा बड़ा वाला जो है उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनल। इसके बाद वाला जो सर्कल है ये आएगा इंटरवल। ठीक है। और सबसे बड़ा वाला सर्कल जो है ये रहेगा क्या? रेशियो। क्या बताता है ये डायग्राम? ये डायग्राम हमको ये बताता है कि रेशियो स्केल जो है उसमें बाकी तीनों स्केल्स के गुण शामिल हैं। ठीक है। ये तीनों स्केल जो काम करते हैं वो सारा काम रेशियो स्केल भी करता है। इंटरवल स्केल जो है उसमें ये दोनों के गुण शामिल हैं, इन दोनों के फीचर शामिल हैं। ऑर्डिनल स्केल जो है उसमें नॉमिनल का ऑलरेडी शामिल है, यानी कि रेशियो स्केल जो है उसमें ये तीनों की क्वालिटीज़ हैं, इंटरवल में इन दोनों की क्वालिटीज़ हैं और ऑर्डिनल में नॉमिनल की क्वालिटी है। ठीक है। बस ये एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों को नहीं बता पाया था।
ऑर्डिनल एक बार और बताना है। देखो नॉमिनल क्या करता था, वो सिर्फ नाम दे देता था डेटा को हमारे कि ये मेल है और ये फीमेल है, ये ए है ये बी है, उससे हमको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती थी। ठीक है, मेल और फीमेल बोल देने से हमको बस ये समझ में आएगा कि मनोहर जो है वो मेल है और बरखा जो है वो क्या है, फीमेल है। लेकिन क्या इससे मेरे को मनोहर की इनकम, बरखा की इनकम, मनोहर की एज, बरखा की एज, इसे कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनोहर ज़्यादा बड़ा आदमी है कि बरखा ज़्यादा अमीर है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। तो ये है केवल नॉमिनल। ऑर्डिनल क्या करता है, नाम देने के साथ साथ वो रैंक भी बता देता है। ठीक है, कल टेस्ट के रिजल्ट का एग्जाम्पल दे रहा था ना मैं, मनोहर क्या करे, सॉरी यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल क्या करेगा, वो ये भी बता देगा कि मनोहर जो है वो मेल है, प्लस क्योंकि इसका रैंक कितना है 1, इसलिए इसका नंबर बरखा जो कि फीमेल है इससे ज़्यादा है। यहाँ पर देखो हमको उनका रैंक भी समझ में आ रहा है, ये 1 और 2 क्या है, रैंक है ना। तो ऑर्डिनल स्केल क्या करता है, ये हमको नॉमिनल स्केल वाली क्वालिटी भी दे देता है। ये बता दिया कि मनोहर जो है वो मेल है और बरखा जो है वो फीमेल है। साथ ही साथ वो हमको ये भी बता रहा है कि दोनों में से मनोहर का रैंक ऊपर है, मनोहर का क्रम हमेशा पहले रहेगा, बरखा का क्रम उसके बाद रहेगा। ठीक है, तो ये हमको क्या है, क्रम या रैंक भी बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है। ऑर्डर का मतलब वही है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब है रैंक। जैसे एग्जाम में रिजल्ट का रैंक आता है ना, किसका नंबर सबसे ज़्यादा, किसका नंबर उसके बाद। ठीक है, अब ऑर्डिनल के साथ भी दिक्कत क्या है कि ये रैंक तो बता रहा है हमको, लेकिन हमको बस इतना ही समझ में आ रहा है कि मनोहर का नंबर बरखा से ज़्यादा है। ठीक है, मनोहर का जो नंबर है वो बरखा से ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है ये समझ में आ रहा है क्या, नहीं पता। मनोहर और बरखा के बीच 1 नंबर का अंतर भी हो सकता है, 10 नंबर का अंतर भी हो सकता है, 12 नंबर का अंतर भी हो सकता है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ फिर ये खराबी कहाँ सुधरती है, इंटरवल स्केल में। इंटरवल स्केल हमको ये चीज़ भी बता देता है, वो ये भी बता देता है कि मनोहर मेल है, ये भी बता देता है कि मनोहर का नंबर बरखा से ज़्यादा है, और वो ये भी बता देता है कि मनोहर और बरखा के बीच कितना अंतर है नंबर का, 1 नंबर का अंतर है, 5 नंबर का अंतर है, 10 नंबर का अंतर है। तो ये है हमारा स्केल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिक मीन। समझ में नहीं आ रहा है कि ठंड का मौसम है कि गर्मी का मौसम है। तबीयत का सब ध्यान रखना अपने, ऐसे मौसम चेंज हो रहा है। पहले पहले हम लोग मौसम का मिसाल देते थे ना कि मौसम की तरह बदलना मत, ऐसे करके गाना वाना भी बना है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे, ऐसे करके कुछ एक गाना है ना। अब बेचारा मौसम ही परेशान है, उसको भी नहीं पता कि कैसे बदलना है। अब मौसम लोगों की तरह बदल रहा है ना। पहले लोग मौसम के जैसे बदलते थे, अब मौसम लोगों के जैसे बदल रहा है। चलो, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, एवरेज था ये। ठीक है, एवरेज निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, चलो किसी को मालूम है क्या ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, जल्दी जल्दी बताते जाना। ठीक है, अगर मालूम होगा तो जल्दी जल्दी बताना। देखो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला में क्या लिखा हूँ यहाँ पे, किसी को इस लाइन से समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है गुणा। प्रोडक्ट का मतलब मैथमेटिक्स में हमारे कॉमर्स वाला प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन है A, B और C, तो A, B, C का प्रोडक्ट क्या होगा, A गुणा B गुणा C, और इसका nth रूट, इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया रूट वर्गमूल
nth रूट यानी कि यहाँ पर आ जाएगा n। अब देखो a b और c 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं x1 गुणा x2 गुणा x3, और ये जितना भी रहेगा उतना ही यहाँ पर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला याद रहेगा, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि ये जो हमारा डेटा है ऑब्जर्वेशन, इसका गुणा और उसका फिर रूट। 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 रूट, 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4 रूट, 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 रूट, ये होगा जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, अब ये भी इंक्लूसिव है, ये भी इंक्लूसिव है का मतलब देखो सारे ऑब्जर्वेशन को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, तो जियोमेट्रिक मीन भी इंक्लूसिव है। यही क्वालिटी हमारे अर्थमेटिक मीन में भी था, ये भी इंक्लूसिव था, सबको जोड़ के फिर अपन डिवाइड करते थे। उसके बाद अगली क्वालिटी इसकी क्या है कि अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन की जगह पे जियोमेट्रिक मीन को रख दें तो भी हमारा आंसर नहीं बदलेगा। जैसे कि यहाँ पर nth रूट ऑफ ए बी सी का प्रोडक्ट, इसका सपोज एक रिजल्ट आया x, a गुणा b गुणा c, और इनका 3 वर्गमूल अगर हम लोग निकालें तो उसका आंसर मान लिया जाए आया कितना, x। तो अगर मैं a b और c की जगह पे डायरेक्ट x को ही रख दूं, x गुणा x, और इसका मैं वर्गमूल 3 निकालूं तो भी आंसर मेरा क्या आएगा, x ही आएगा। भाई देखो अगर आप 2 गुणा 2 इसका 3 वर्गमूल निकालोगे तो आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक क्वालिटी इसकी है। समझ में आया ये वाला जो मैं बताया, ये तीसरा पॉइंट जो मैं बताया, समझ में आया कि नहीं? इसको समझ के जाना है, याद रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि जियोमेट्रिक मीन में से इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है, ऐसे करके। उसके बाद जियोमेट्रिक मीन जो आएगा किसी भी ऑब्जर्वेशन का, वो अर्थमेटिक मीन से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ये चीज़ भी याद रखना भाई। अगर सेम सपोज 2 3 4 5 और 6, इसका अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालूं तो मान लिया जाए आता है x, और अगर जियोमेट्रिक मीन निकालूं तो आता है y, तो हमेशा y जो है वो x से छोटा रहेगा। ठीक है, यानी जियोमेट्रिक मीन की जो वैल्यू है वो हमेशा अर्थमेटिक मीन से छोटी रहेगी। ठीक है, कैसे लिख दिया, जियोमेट्रिक मीन की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा अर्थमेटिक मीन से कम रहेगी। ठीक है, यहाँ भी वही बात है। अब हमको सिर्फ एक एवरेज लेना था, एक मीन लेना था, आगे का काम तो सेम ऐसा ही होगा। ये जो हम लोग किए हैं आगे का काम वो तो सेम वैसा ही रहेगा, यानी कि मीन निकालने में बस अंतर आएगा कि अपन अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं कि जियोमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं। यहाँ जो अपन किए थे ना कल, ये वाला काम कहाँ गया, ये कि एक मीन लिए थे, उसके बाद उससे डिविएशन कैलकुलेट किए थे, फिर डिविएशन का स्क्वायर किए थे, ये सब काम यहाँ भी करना है। बस अंतर क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन की जगह पे क्या आ जाएगा, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, तो सेम चीज हमको यहाँ भी करना है। तो अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन के बजाय जियोमेट्रिक मीन से डिविएशन निकालें, डिविएशन समझ में आया है कि नहीं बताओ, कि मैं बार बार बस डिविएशन वर्ड यूज किए जा रहा हूँ और आप लोग ऐसे कुछ भी इमेजिन करके चल रहे हो। डिविएशन या फिर विचलन का मतलब समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि ये पूरे स्टैटिस्टिक्स में बार बार आएगा भाई। विचलन का मतलब या डिविएशन का मतलब अगर आपको पता नहीं है तो आगे स्टैटिस्टिक्स को समझ में ही नहीं आएगा। मालूम है कि नहीं, कि फिर बता दूंगा मैं अभी। हाँ बिल्कुल ठीक, आपके का जो सारा डेटा है, जो ऑब्जर्वेशन है ए बी सी, अगर आपका मीन x है तो इस x से इनकी दूरी कितनी है, कितना ये लोग दूर हैं अपने मीन से, उसी को बोलते हैं क्या, डिविएशन। तो यहाँ पर भी सेम बात होगी, जो पॉजिटिव डिविएशन होंगे और जो नेगेटिव डिविएशन होंगे, अगर उनके साइन को मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं तो दोनों का टोटल एक जैसा रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो जियोमेट्रिक मीन है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू पे ही एप्लीकेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, मतलब बता रहा हूँ इसका।
देखो, अर्थमेटिक मीन में क्या था, अर्थमेटिक मीन में जरूरी नहीं था कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो पॉजिटिव रहे या फिर अर्थमेटिक मीन में ये चीज़ थी कि ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। पॉजिटिव नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, कुछ पॉजिटिव रहेगा, कुछ नेगेटिव रहेगा, कुछ पॉजिटिव रहेगा, चल जाएगा, तब भी अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखो, एक मैं ले लेता हूँ 2, एक मैं ले लेता हूँ 4, फिर एक मैं ले लेता हूँ -5, फिर मैं एक ले लेता हूँ 3, फिर मैं एक ले लेता हूँ 1 + 1। ठीक है, बताओ इसका एवरेज नहीं निकाल सकते क्या आप? अर्थमेटिक मीन की मैं बात कर रहा हूँ, बताओ इसका एवरेज निकाल लोगे क्या? जल्दी बताओ भाई, इसका एवरेज निकलेगा कि नहीं? क्यों नहीं निकल सकता? बिल्कुल निकल सकता है, जोड़ना घटाना ही तो है आपको। 4 और 2 6 और 1 7, 5 और 3 8। अरे ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, यहाँ पे मैं -2 की जगह -1 ले लेता हूँ। ठीक है, -5 और -6 कितना हो जाएगा? -5 और -1 कितना हो जाएगा? -6। तो 7 में से आप -6 माइनस कर दो, 1 आ गया। अरे बहुत ही कम आ जाएगा, हालांकि गलत फिर भी नहीं है, कुछ और ले लेते हैं अपन। यहाँ ले लेते हैं 3 4 5 -1 -2 और 2 और 1, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो कितना होगा, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 हो गया। और यहाँ कितना हो गया, -1 -2, ये हो जाएगा -3। तो यहाँ -3 कर दो, ये कितना हो जाएगा 12। टोटल आ गया हमारा 12, और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, कितना 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो 12/7 करोगे तो कुछ तो मीन आपका आ ही जाएगा, और आगे का काम फिर आप कर सकते हो। तो अर्थमेटिक मीन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑब्जर्वेशन आपके पॉजिटिव हों। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जियोमेट्रिक मीन में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा सारा का सारा जो ऑब्जर्वेशन है वो एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, और एक और चीज़ ज़रूरी है, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। मतलब या तो 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो सब के सब क्या है, पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, ऋणात्मक संख्या नहीं है। दूसरी चीज, आपका एक भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक भी ऑब्जर्वेशन जीरो हुआ तो जियोमेट्रिक मीन हमेशा जीरो आ जाएगा। कैसे जीरो आ जाएगा, मान लेते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन है ये 3 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 और 0। ठीक है, अब आप इसका जियोमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तीनों का प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि तीनों को गुणा करना है। तो 1 गुणा 2 गुणा 0 करना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 3। तो जैसे ही गुणा में 0 आता है वो पूरी वैल्यू को वो 0 कर देता है ना। अब 0 को आप रूट क्या निकालोगे, 0 का रूट 0 ही आएगा। तो अगर आपके ऑब्जर्वेशन में कोई भी एक ऑब्जर्वेशन 0 है तो जियोमेट्रिक मीन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हर बार जैसे ही आप यहाँ पर गुणा करोगे 0 का तो आपका आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए जियोमेट्रिक मीन में एक तो सारा ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होना चाहिए और नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं हो सकता मतलब। ठीक है ना, समझ में आई ये वाली बात? समझ में आया जियोमेट्रिक मीन वाली जो बात मैं बताया? ठीक है, आखिरी है हमारा हार्मोनिक मीन। ये सबसे ज़्यादा दिलचस्प कैरेक्टर है। नोट थोड़ी करते रहते हो तुम लोग हर चीज़ को, ईमानदारी से बताना। अगर नोट कर रहे हो तो फिर गलत कर रहे हो, नोट नहीं करना है, सीधे चीज़ों को दिमाग में लेके जाना है। बहुत हो गया वो नोट करते रहना, मोटी मोटी किताबें छापते रहना, वो सब बेकार है। कुछ नोट मत करो, नहीं भूल जाते हो तो फिर से वीडियो देख लो, वीडियो उसी के लिए है। ठीक है, झूठ मत बोलना, मत करना नोट।
चलो भाई, हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, अपोजिट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ अपोजिट ऑब्जर्वेशन। मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ए बी सी, इसके अपोजिट का अपोजिट, इसके अपोजिट के अर्थमेटिक मीन का अपोजिट। ए बी सी का अपोजिट क्या होगा? चलो बताओ, मैथ्स में अपोजिट का मतलब क्या होता है? मैथ्स में, मैथमेटिक्स में ए का अपोजिट क्या होगा? चलो बताओ, ए का अपोजिट क्या होगा? यस, ए का अपोजिट माइनस ए नहीं होगा। अगर किसी को लग रहा है कि ए का अपोजिट माइनस ए होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ए का अपोजिट होगा 1/a। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, हार्मोनिक मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑपोजिट ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, ये होता है ना अर्थमेटिक मीन। तो पहले तो हमको ऑब्जर्वेशन का ऑपोजिट करना है। कैसे? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये हुआ ऑब्जर्वेशन का ऑपोजिट हो गया। अब ये है ऑब्जर्वेशन के ऑपोजिट का अर्थमेटिक मीन। अब इसका भी ऑपोजिट कर देना है, लिखा है ना ऑपोजिट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑपोजिट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के ऑपोजिट का अर्थमेटिक मीन और उस अर्थमेटिक मीन का भी ऑपोजिट। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको भी ऑपोजिट कर देंगे, यानी कि 3 को ऊपर ले आएंगे और जो हमारा ऑब्जर्वेशन का ऑपोजिट था उसको नीचे ले आएंगे। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यही है आपका हार्मोनिक मीन। ठीक है, समझ में आया कुछ? आया भाई कुछ समझ में? अब इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? तुम लोग कुछ बताते ही नहीं हो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसी को फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? देखो, हार्मोनिक मीन को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एच से। तो कैपिटल एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 1 पहला ऑब्जर्वेशन प्लस 1 दूसरा ऑब्जर्वेशन प्लस 1 तीसरा ऑब्जर्वेशन प्लस 1 चौथा ऑब्जर्वेशन, और ये ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा एन तक। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये सब पहले से मालूम था तुम लोग को? मालूम था तो फिर तुम लोग तो बड़े होशियार लोग। जो हमारा अर्थमेटिक मीन है उसको किससे डिनोट करते हैं? अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज, इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन को किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं, याद नहीं आ रहा है यार किससे डिनोट करते हैं जियोमेट्रिक मीन को। हार्मोनिक मीन को कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे एक तो जियोमेट्रिक मीन को GM ही लिख देते हैं, एक और कुछ क्या इसको लिखते हैं, याद नहीं आ रहा। देखो मेरे को ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं आती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें याद रहती हैं। चलो भाई, तो ये है आपका हार्मोनिक मीन। अब देखो मीन, अच्छा हार्मोनिक मीन की वैल्यू हमेशा सबसे कम रहेगी। अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें, सेम ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें, सेम ऑब्जर्वेशन का जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें, और सेम ऑब्जर्वेशन का अगर हम लोग हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करें, तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू जो है वो सबसे कम आएगी। ठीक है, ये याद रखना, ये चीज़ भी क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, उसके बाद हार्मोनिक मीन जो है वो 2 अलग अलग यूनिट्स के बीच के अंतर को समझाने का प्रयास करता है हमको। 2 अलग अलग यूनिट, यानी कि सेम ऑब्जर्वेशन को, अगर सेम वैल्यू को मैं 2 अलग अलग यूनिट पे मेजर करूंगा, जैसे कि टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर को मैं डिग्री सेल्सियस में भी मेजर कर सकता हूँ और फ़ारेनहाइट में भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। तो हार्मोनिक मीन कब कैलकुलेट करते हैं? जब हमको ये जो 2 यूनिट है ना, इसके बीच का अंतर समझना है, कि अगर हम लोग तापमान को डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करें और फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करें, मेजर करें, सॉरी मापन करें, तो उससे हमारे रिजल्ट में क्या अंतर आता है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या, कौन सा वाला मीन यूज़ करते हैं? हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। समझ में आया? यूनिट वाला जो बात मैं बताया वो समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ।
अब देखो भाई, मीन जो है, मीन का मतलब क्या था? मीन का मतलब था कहीं ना कहीं एवरेज। चाहे आप अर्थमेटिक मीन ले लो, चाहे आप जियोमेट्रिक मीन ले लो, चाहे आप हार्मोनिक मीन ले लो। देखो हार्मोनिक मीन कब हम लोग यूज करते हैं ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। हार्मोनिक मीन, कोई एक वैल्यू है, जैसे कि अपन ले लेते हैं हाइट। ये एक वैल्यू है ना, इसको हम लोग मेजर करेंगे। किससे मेजर कर सकते हैं? हाइट को हम लोग मीटर से मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर से मेजर कर सकते हैं, या फिर फीट से मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? अपने आप में अलग अलग यूनिट है, यूनिट। ठीक है। उसी तरीके से टेम्परेचर है, तापमान। तापमान को हम लोग डिग्री सेल्सियस से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है। फ़ारेनहाइट से माप सकते हैं। ये भी अलग अलग क्या है? इसकी यूनिट। तो कभी कभी ये होता है ना, अब देखो हाइट के केस में तो आप मीटर में मेजर करो, सीएम सेंटीमीटर में मेजर करो, चाहे फीट में मेजर करो, टोटल हाइट कभी चेंज नहीं होगी, उसका वेटेज कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन देखो टेम्परेचर एक ऐसी चीज है, आप लोग को मालूम है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों अलग अलग वैल्यू बताता है हमको। बिल्कुल, अगर 5 डिग्री सेल्सियस और 5 फ़ारेनहाइट बोलूँ तो दोनों ये अलग अलग टेम्परेचर को बता रहा है। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर हम लोग टेम्परेचर पे रिसर्च कर रहे हैं और उसी को अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे और उसी टेम्परेचर को अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में मेजर करेंगे, तो दोनों ही केस में हमारे रिसर्च का जो फाइंडिंग है, रिसर्च फाइंडिंग जो है वो चेंज हो सकता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, शुरू में ही इन दोनों यूनिट को यूज करने से जो अंतर आएगा हमारे रिजल्ट में, उसको चेक करने के लिए हम लोग इन लोगों का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन, बस इतना याद रखो कि हार्मोनिक मीन कब कैलकुलेट करते हैं या क्या करता है हार्मोनिक मीन, दो अलग अलग यूनिट के अंतर को समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है। इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो बस इतना याद रखो। ठीक है। अच्छा, मीन जो मैं बता रहा था उसका मतलब क्या था? एवरेज। ठीक है। मीडियन का मतलब क्या होगा? मीडियन को माध्यिका बोलते हैं ना हिंदी में, माध्यिका। ठीक है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, जानते होगे, सुने होगे कभी। मिडिल वैल्यू का मतलब, जैसे कि देखो हमारे पास पहले क्या ऑब्जर्वेशन था, 1 2 3 4 5। मीन निकालना रहता था तो क्या करते थे, सबको टोटल कर देते थे। टोटल आ जाएगा शायद 15, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, टोटल आ जाएगा 15, और इसको फिर 5 से हम लोग भाग दे देते थे। ठीक है। मीडियन में ये सब नहीं करेंगे। मीडियन में हम लोग सिर्फ देखेंगे ये जितनी भी वैल्यू हम लोग लिखे हैं, इसमें से सबसे बीच की वैल्यू कौन सी है, बीच में कौन बैठा हुआ है, 3। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है। बस एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ऐसे बिल्कुल बढ़ते क्रम में पहले से सेट तो नहीं रहेगा। तो हमारे पास जितना भी ऑब्जर्वेशन है, पहले हमको उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में हमको क्या करना है, जमा लेना है। जैसे कि अगर ऐसा कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, 3 12 8 5 1 2, तो अब क्या करेंगे, इसको पहले घटते या बढ़ते क्रम में हम लोग जमा लेंगे। क्यों भाई, सिनर्जी हेल्थ टेक समझ में आया कि नहीं? चल जाएगा ना, जो मैं बताया उससे काम चल जाएगा। एग्जाम में उतना नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपको समझाने थोड़ी बोलेगा। चलो अब पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है इसको हम लोग घटते या बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं। सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 सम हो गया ना। एक और कोई सी वैल्यू ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। ठीक है। तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा, 15। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। तो अब इसमें बीच में कौन बैठा है, सिर्फ जगह की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। बीच जगह में कौन बैठा है, ये बैठा है बीच जगह में। सबके बीच में कौन बैठा है, 5। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। ठीक है। तो ये है क्या, हमारा मीडियन। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं जानबूझ के एक एक्स्ट्रा 15 क्यों लिया था, समझने के लिए।
विषम संख्या है तो बीच की वैल्यू निकालना आसान है। मान लिया जाए ये 15 नहीं होता, अगर ये 15 नहीं होता, ठीक है, तो अब बीच में कौन बैठा है ये जानना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये तो सम संख्या हो गई ना, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और बीच में तो कोई है ही नहीं। तो बीच में है भाई, भले दिख नहीं रहा है हमको संख्या, लेकिन बीच में कोई तो है, ये है ना बीच में, ठीक है। तो ये वाली फिर अगर सम संख्या में रहेगा, आपका ऑब्जर्वेशन अगर सम संख्या में रहेगा, तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, n+1/2, ठीक है। ये बीच में कौन बैठा है, 3.5 है ना। 3 के बाद क्या आएगा, जब हम लोग नंबर संख्या जो नंबर ग्राफ जब हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में, तो 0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते जब 0.10 आ जाता है तब ये 1 में बदलता है, ऐसे ही होता है ना। तो 3 के बाद क्या आएगा, 0, 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे करते करते 3.5 जो आएगा वो रहेगा बीच में, ठीक है। 3 के बाद हालांकि 4 आता है, हमारे पास 5 है, लेकिन 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या रहेगी, 3.1। तो ये 3.1 आया कैसे, n यानी कि 3+1/2। तो अगर मीडियन के केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा इवन रहेगा, सम संख्या में रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा, n+1/2। अगर विषम संख्या में है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो व्यक्ति बीच में बैठा है वही हमारा मिडिल वैल्यू हो जाएगा। अगर यहाँ पर 15 भी ले लूँ तो 5 जो है ये मेरा मीडियन बन जाएगा, ठीक है। सम संख्या में रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विषम संख्या में रहेगा तो बस जो बीच में बैठा है वो हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को छोटा सा एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ये बताना आप लोग। एक क्वेश्चन है 2, 1, 5, 8 और 6, इसका मीडियन बताओ तो जल्दी से। मीडियन बताओ इसका, 5। चलो देख लेते हैं। 1 पहले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में जमाएंगे, 1, 2, 5, 6 और 8, 1, 2, 3, 4, 5 विषम संख्या में है, ऑड नंबर में है। विषम संख्या में है तो कुछ नहीं करना है, जो व्यक्ति बीच में बैठा है यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, 3, 6, 11, 1, 2, 13। चलो इसका मीडियन बताओ। थ्री, 6, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लो, 1, 2, 3, 6, 11 और 13, यही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया। अब देखो ये तो सम संख्या में हो गया, ये 3 इधर है, 3 इधर है, तो बीच में ये वाली जगह बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये 3 है ना, लेफ्ट साइड को लेना है भाई, लेफ्ट वाले को, 3+1/2 कितना आ जाएगा, 3.5, ठीक है। ये 3-6 का मतलब क्या है, क्यों किसी का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो फिर आंसर आना चाहिए सबका। चलो ठीक है, एक और एक्सरसाइज करते हैं फिर। 1, 11, 15, 6,
7। बताओ इसका मीन बताओ, सॉरी मीडियन बताओ। सेवन कैसे करेंगे? 1 फिर 6 फिर 7 फिर 11 फिर 15। विषम संख्या में है, दो इधर और बीच में ये बैठा हुआ है, MS धोनी बैठा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। इसके बाद यहीं पे अगर मैं कर दूं 1 11 15 12 7 और 5, इसका मीडियन बताओ। ट्वेल्व और 15, देखो 3 इधर है 3 इधर है, विषम संख्या में तो है नहीं, बीच में कहीं पे बैठेगा ये, तो किसको लेना है? 7 को लेना है, लेफ्ट साइड वाले को। 7 + 1/2 7.5। समझ में आया मीडियन कैसे निकालना है? अब अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब इससे आप लोगों के लिए ये समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा कि मीडियन जो है बेसिकली एक पोजीशनल वैल्यू है। जब मैं शुरू किया था मीन मीडियन मोड पढ़ाना तो मैं एक बात बोला था, ये देखो ये चीज़ बोला था मैं कि मीन जो होता है ये क्या होता है? ये एक गणितीय प्रमाप होता है। मीन जो है क्या बोला था मैं? एक गणितीय प्रमाप है बोला था। गणितीय प्रमाप मैथमेटिकल मेजर है। क्यों? क्योंकि मीन में हम लोग जोड़ घटाना कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, रूट निकाल रहे थे, ये सब कर रहे थे। लेकिन मीडियन क्या है? पोजीशनल मेजर है। पोजीशन वो केवल स्थान को बताता है। अब देखो यहाँ जितना भी हम लोग एक्सरसाइज किए इसमें कोई फर्क पड़ा कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 15 है? हर बार हम लोग क्या करते थे? जगह को बस देखते थे, जो बीच में है, ये जैसे कि ये यहाँ पर बीच में है तो बस यही हमारा मीडियन है। अब बताओ भाई, यहाँ पर मैं 15 की जगह 100 लिख दूंगा तो क्या हमारा मीडियन चेंज हो जाएगा? अगर मैं यहाँ 15 की जगह पे 100 लिख दूं तो क्या हमारा मीडियन चेंज होगा? चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब भी बीच में 7 ही रहेगा। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं इसका, छोटा सा इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 300 और 10 लाख। और एक और ले लेते हैं 1000 और 10 लाख। बताओ इसका मीडियन क्या होगा? इसका 4 होगा क्योंकि बीच में ये 4 है। ठीक है, यहाँ पर मैं 10 लाख की जगह पे 1 2 3 4 100 और 5 लिख देता हूँ। 10 लाख की जगह पे 5 लिख देता हूँ। अब बताओ क्या होगा मीडियन? अभी भी 4 ही तो होगा, क्योंकि मीडियन जो है वो एक पोजीशनल वैल्यू है, पोजीशनल मेजर है। ये सिर्फ किसी भी नंबर या किसी भी वैल्यू के पोजीशन को बताता है कि ये वैल्यू बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा मीन जो है, मीन ये एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होता था। यहीं पे अगर मीन की बात होती ना तो इन दोनों का मीन एकदम अलग अलग आता, एकदम ही अलग अलग आता। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है इससे हमारा मीन प्रभावित होता है, लेकिन जो मीडियन है वो एक्सट्रीम वैल्यू से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। आप यहाँ पे 10 लाख लिखो, 10 करोड़ लिखो, 5 लिखो, 1 लिखो, हमारा मीडियन इस केस में हमेशा 4 ही आएगा। तो मीडियन हमारा
एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मीडियन जो है वो सिर्फ पोजिशनल वैल्यू बताता है, सिर्फ पोजीशन बताता है किसी नंबर की। ठीक है, इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि मीडियन जो है उस पर एक्सट्रीम वैल्यू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मीडियन आप ग्राफ की मदद से भी निकाल सकते हैं। जिस ग्राफ की मदद से मीडियन कैलकुलेट किया जाता है उसको बोलते हैं ओजाइव। हिंदी में भी इसको ना ओजाइव या ओगिव ऐसे करके लिखा था, हिंदी में मैं देख रहा था उसमें ओगिव लिखा था। ओगिव ही बोलते हैं, किसी को मालूम है? इंग्लिश में तो भाई ओजाइव बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनता है ये ग्राफ? ये ग्राफ ना कुछ कुछ ऐसा दिखता है, अलग अलग वैल्यू को हम लोग ऐसे पुट करते हैं तो ये थोड़ा सा एक्स की वैल्यू जैसे बनता है। तो ये जो पॉइंट आया ना, ये पॉइंट नीचे जहाँ पर मिलेगा ये आपका मीडियन कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओजाइव। बस इतना याद रखना, वहाँ आपको कोई ग्राफ बना के नहीं दिखाना है। जब पीएचडी करोगे तो अपने गाइड से पूछ लेना ये कैसे बनाते हैं करके। उसके बाद सिर्फ नंबर्स पे एप्लीकेबल है, फीचर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, मीन भी जो है वो नंबर पे ही बेस्ड है। नंबर पे ही आप मीन निकाल सकते हो, उसका क्वालिटी पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, मीन मीडियन जो है ये आप लोग नंबर पे कैलकुलेट कर सकते हो, क्वालिटी पे नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जब आप मीडियन यूज़ करते हो तो आप ऑर्डिनल डेटा स्केल यूज़ करते हो। ऑर्डिनल स्केल बताया था ना, ऑर्डिनल स्केल बताया था। ऑर्डिनल स्केल में हम लोग क्या करते थे? ऑर्डर रखते थे, ऑर्डर में रखते थे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और हम लोग करते भी वही है मीडियन में। अभी तक जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें हमारा पहला काम क्या रहता था? पहला काम रहता था ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना। तो ऑर्डर बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? असेंडिंग ऑर्डर में जमाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डिनल स्केल यूज़ कर रहे हैं। किसमें? मीडियन में। पूछ देगा मीडियन में कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, तो ये मत बोलना कि हमारा सर बताया नहीं था करके। ऑर्डिनल डेटा यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं है। मीडियन निकालने का रूल ही यही है कि पहले आपको अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में जमाना है, और इसी को तो भाई ऑर्डर बोलते हैं ना, यही तो ऑर्डिनल स्केल है। ठीक है, उसके बाद मीडियन से अगर आप डिविएशन कैलकुलेट करो, मीडियन से अगर आप डिविएशन कैलकुलेट करो, जैसे मीन से डिविएशन कैलकुलेट करते हैं वैसे ही आप मीडियन से भी डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 6, बताओ इसका मीडियन क्या होगा? 7 ले लेते हैं। इसका मीडियन क्या होगा जल्दी बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 का मीडियन क्या होगा? जल्दी बोलो। 4 इसका मीडियन होगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है कि सम ऑफ डिविएशन इज लीस्ट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा दोस्त कि अगर हम लोग इस मीडियन से डिविएशन लें, ठीक है, अगर हम लोग मीडियन से डिविएशन लें तो 4 से डिविएशन कितना आएगा? -3 -2 -1, यहाँ 0 1 2 3। ठीक है, और इस मीडियन के बजाय मैं किसी और नंबर से अगर मैं डिविएशन लूँ, जैसे 4 के बजाय मैं 5 से ले लेता हूँ डिविएशन। ठीक है, 4 के बजाय मैं 5 से डिविएशन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा -4 -3 -2 -1। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। देखो दोनों का इसका टोटल करो, साइंस को छोड़ दो, माइनस प्लस को छोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, और इधर भी 6, तो टोटल कितना आ जाएगा? 12। यहाँ पे जोड़ो, 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, 11 11 और 2 13। ठीक है, इसी तरीके से 5 के बजाय अगर मैं डिविएशन लूँ 6 से या फिर मैं डिविएशन लूँ 7 से, तो सबका कुछ ना कुछ टोटल आएगा ना, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मीडियन से जो डिविएशन हम लोग लेते हैं, मीडियन से, माध्यिका से जो विचलन हम लोग लेते हैं, उसका टोटल किसी और से लिए गए डिविएशन से हमेशा कम रहेगा। किसी और के डिविएशन के टोटल से हमेशा कम रहेगा। कौन सा वाला? जो मीडियन से डिविएशन लेंगे। ठीक है, मीडियन से डिविएशन लेके जो टोटल करेंगे, जो सम करेंगे हम लोग, वो हमेशा किसी और के डिविएशन के टोटल से हमेशा कम ही रहेगा।
समझ में आई बात? यहाँ पर 6 से डिविएशन लेके देख लो, 7 से डिविएशन लेके देख लो और उनका टोटल कर लो, तो जो भी टोटल रहेगा वो 12 से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा मीडियन के डिविएशन का टोटल सबसे कम रहता है। आया समझ में? उसके बाद है मोड। मीडियन को किससे डिनोट करते हैं? मीडियन को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। मोड को किससे डिनोट करते हैं? मोड को डिनोट करते हैं जेड से, कैपिटल जेड से। मोड क्या करता है भाई? देखो याद रखना, मोड भी पोजीशन ही बताता है। मीडियन और मोड ये दोनों पोजीशन बताते हैं, ठीक है, पोजीशन। मोड क्या करता है? जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन हैं उसमें जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है वही आपका मोड कहलाता है। जैसे कि हमारे ऑब्जर्वेशन में देखो 5 जो है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? 5, ये हमारा मोड हो जाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके ऑब्जर्वेशन में एक से ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पर है ना 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 5 आ गया तो ये रिपीट हो गया। अब उसके बाद 4 फिर से आ जाए अगर, तो अब 2 चीज़ें क्या हैं? रिपीट हो गई, 5 भी रिपीट हो गया, 4 भी रिपीट हो गया। तो इस तरीके का अगर मोड आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इल डिफाइंड मोड, ILL, इल डिफाइंड मोड। इसका यार हिंदी मेरे को नहीं मिला, मैं बहुत ढूंढा, माफ करना इसके लिए मेरे को। इल डिफाइंड मोड इसको बोलते हैं। अगर सिर्फ एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट मोड, परफेक्ट मोड या फिर एब्सोल्यूट मोड ऐसा बोल देते हैं। और अगर आपके ऑब्जर्वेशन में एक से ज़्यादा वैल्यू रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं इल डिफाइंड मोड, ठीक है। अब मोड जो है वो क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी यूज़ हो सकता है और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए भी यूज़ हो सकता है। कैसे? एक तो हो गया नंबर, नंबर से तो मैं आप लोगों को बता ही दिया। क्वालिटी भी तो रिपीट हो सकती है ना। एक व्यक्ति से पूछे तो वो बताया कि मैं 5,000 रुपये महीना कमाता हूँ, दूसरे व्यक्ति से पूछे तो वो बोला कि मैं 1,000 रुपये महीना कमाता हूँ, तीसरे व्यक्ति से पूछे तो वो बोला कि मैं 6,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, चौथे से पूछे तो वो फिर से वही बोला कि मैं 5,000 रुपये महीना कमाता हूँ। तो देखो क्वालिटी भी चेंज हुई ना। यहाँ पर 5,000 को नंबर मत बोलो, इसको क्वालिटी समझ लो, ठीक है। तो देखो क्वालिटी रिपीट हो रही है। और एकदम प्योर क्वालिटी देख लेते हैं। एक व्यक्ति बोला कि उसको शाहरुख खान पसंद है, दूसरा व्यक्ति बोला कि उसको सलमान खान पसंद है, तीसरा व्यक्ति बोला कि उसको कमाल आर खान पसंद है, और चौथा व्यक्ति फिर से बोला कि उसको शाहरुख खान ही पसंद है। तो देखो ये एक क्वालिटी रिपीट हुई कि नहीं? यहाँ तो नंबर भी नहीं है कुछ। तो मोड जो है वो क्वालिटी में भी यूज हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि मीडियन, मीडियन बताओ एक्सट्रीम वैल्यूज का उस पर प्रभाव पड़ता था कि नहीं? मीडियन पे एक्सट्रीम वैल्यूज का सबसे ज़्यादा और सबसे कम संख्या का प्रभाव पड़ता था कि नहीं पड़ता था? नहीं पड़ता था भाई। मीडियन तो पोजीशन बताता है ना, इधर उधर कौन सी संख्या है, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से क्योंकि मोड भी एक पोजीशनल वैल्यू बताता है, पोजीशन स्थान बताता है, इसलिए मोड के केस में भी एक्सट्रीम वैल्यू सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मोड को भी आप ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हो। जिस ग्राफ से हम लोग मोड कैलकुलेट करते हैं उसको बोला जाता है हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे दिखता है ये? एनटी आजकल बहुत क्रिएटिव क्वेश्चंस ले रही है। हो सकता है वो आपको ग्राफ का पैटर्न दिखा के बोल दे कि बताओ इसमें से कौन सा ओजाइव है, कौन सा पॉलीगन है, ऐसे कुछ भी पूछ दे। देखो जैसे कि ये ऐसा एक ग्राफ बने रहेगा और ऐसे सीढ़ी नुमा ग्राफ रहेगा भाई, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट, कलर चेंज कर देता हूँ, कौन सा कलर लूँ, ये वाला ले लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है वो, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट मिला हमको, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से नीचे ले आओ खींच के, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका रहेगा मोड। आया समझ में? इतना नहीं भी समझोगे तो चल जाएगा, मैं बस बता रहा था आप लोगों को। ठीक है, तो याद रखना जिस ग्राफ से
मोड कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आया समझ में इतना कुछ जो बताया मैं? हाँ, एक ही नाम है, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तीनों अलग अलग नाम नहीं है, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ऐसे तीन अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सिनर्जी हेल्थ टेक समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब ये हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मीन तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा? अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन में मैं क्या बताया था? अर्थमेटिक मीन जो होता है वो होता है एवरेज, एक्सट्रीम वैल्यू पे इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन में मैं क्या बताया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोडक्ट निकालते हैं सबका, x1 गुणा x2 गुणा x3, और जैसे तीन ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पर तीन कर देते हैं, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन के बारे में एक चीज और बताया था मैं, माइनस वैल्यू नहीं होना चाहिए और जीरो वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुणा करते हैं ना, जीरो जो है गुणा में सबको जीरो कर देता है। हार्मोनिक मीन का मतलब क्या बताया था मैं? ऑपोजिट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑपोजिट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का उल्टा करो, उसका मीन निकालो और उसका भी उल्टा कर दो। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता था? n डिवाइड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। और हार्मोनिक मीन के बारे में मैं एक और चीज़ बताया था कि हार्मोनिक मीन क्या करता है भाई, किस चीज़ में मदद करता है? दो अलग अलग यूनिट के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है। तो ये था हमारा मीन। और मीन जो है मैथमेटिकल मेजर है बोला था मैं। मीडियन, मीडियन को क्या बोला था? मीडियन एक पोजिशनल वैल्यू है, पोजीशन बताता है ये, ठीक है। जो मिडिल वैल्यू है वही हमारा मीडियन होता है। एक्सट्रीम वैल्यू का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये चीज़ भी मैं करके बता चुका हूँ। और सिर्फ क्वांटिटी पे लागू होता है। मीडियन जो है वो सिर्फ क्वांटिटी पे लागू होगा, नंबर्स पे लागू होगा। मोड जो है ये भी पोजीशन बताता है, केवल जो चीज़ें रिपीट हो रही है, जो वैल्यू रिपीट हो रही है वही हमारा मोड होता है। अगर एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो एब्सोल्यूट मोड होगा, परफेक्ट मोड होगा। एक से ज़्यादा वैल्यू रिपीट होगी तो उसको इल डिफाइंड मोड बोलेंगे, ठीक है। मोड की एक खासियत ये है कि ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे लागू हो सकता है, ठीक है। ये था। तो अब तीनों के बीच में संबंध क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा है, पहले इजी इजी आता था, पूछता था, आजकल पता नहीं पूछता है कि नहीं। मोड बराबर क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कई बार इस चीज को इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। क्या रिलेशनशिप है तीनों के बीच में? मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन। उसके बाद अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल क्या होता है वो अभी मैं बता रहा हूँ, बस याद रखना। अगर सिमेट्रिकल है यानी कि समान है, आपका डेटा बिल्कुल एक जैसा है लगभग लगभग, तो उस केस में मीन, मीडियन और मोड तीनों सेम कैलकुलेट होगा। मतलब देखो, इसको कुछ इस तरीके से समझ लो। अगर आपका ऑब्जर्वेशन आया 2 2 2 2 2 2, अब इसका आप मीन निकालो, मीडियन निकालो, कुछ भी निकालो, सब सिमिलर आएगा, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट यही नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, पर एक थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा मान लो। मीडियन, इसका मीन निकालोगे, एवरेज निकालोगे, 2 ही आएगा। मीडियन निकालोगे तो देखो कितना है, इधर 3 इधर 3, देखो यहाँ भी 2 ही आ गया, ठीक है। मोड निकालोगे तो भी 2 ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो मोड भी हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। एसिमेट्रिकल अगर है, अगर एसिमेट्रिकल है यानी कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन असमान है, तो उस केस में तीनों बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। तीनों बराबर नहीं रहेगा। कैसे बराबर नहीं रहेगा वो समझो।
पहले हम लोग समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता क्या है, क्योंकि ये भी बार बार आएगा हमारे यहाँ पूरे स्टैटिस्टिक्स में, बार बार ये आएगा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो भाई, मान लेते हैं मेरे को इनकम का डेटा लेना था, इनकम का डेटा लेना था रायपुर से, रायपुर के लोगों की इनकम पे मैं क्या कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। तो मैं एक सैंपल लिया टिकरापारा से, ठीक है, एक सैंपल में ले लिया टाटीबंध से, एक सैंपल में ले लिया डीडीयू नगर से, एक सैंपल में ले लिया हाफाडी से, एक सैंपल में ले लिया टेमरी से, एक सैंपल में ले लिया पचपेड़ी नाका से। यानी लोगों का इनकम का डेटा ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से लोगों के इनकम का एवरेज मिला मेरे को ए, यहाँ लोगों के इनकम का एवरेज मिला बी, यहाँ पर कुछ संख्या है मान लो, यहाँ पर लोगों के इनकम का एवरेज मेरे को मिला सी, यहाँ पर मिला मेरे को डी, यहाँ पर मिला ई, यहाँ पर मिला एफ, ठीक है। ये समझ में आई बात। ये ए बी सी डी ई एफ क्या है, टिकरापारा में रहने वाले लोगों के इनकम का एवरेज, इसको भी लिख देता हूँ, एवरेज ऑफ इनकम, ठीक है। ये ए बी सी डी ई जो है ना, ये सब क्या बता रहा है, लोगों के इनकम का एवरेज, ठीक है। अब ये जो मेरे को नंबर मिला है ए बी सी डी ई एफ, इसको मैं ग्राफ में क्या करूँगा, शो करूँगा। जब मैं इसको ग्राफ में शो करूँगा, ठीक है, तो हो सकता है मेरा ए वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर, ए वाला पॉइंट मेरा आ गया यहाँ पर, ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ। बी वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे, सी वाला पॉइंट आ गया यहाँ पर, डी वाला पॉइंट आ गया 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं, जी ले लेते हैं, ठीक है, और डी जो है वो आ गया यहाँ पर, ई जो है आ गया यहाँ पर, एफ आ गया यहाँ पर, और जी आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसका जो शेप है वो कुछ थोड़ा सा ऐसे टाइप का बनेगा ना, अगर सारे डॉट्स को मैं मिला दूंगा तो उसका शेप कैसे बनेगा, ऐसे टाइप का बनेगा, ठीक है। और ये जो है क्या रहेगा हमारा, देखो मीडियन बताया ना अभी मैं थोड़ी देर पहले, मीडियन का मतलब क्या था, पोजिशनल वैल्यू, सबसे बीच का जो पोजीशन रहेगा उसको हम लोग मीडियन मानते हैं। तो हमारा मीडियन क्या रहेगा, ये हमारा मीडियन रहेगा। यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूं, तो इस वाले लाइन को मैं क्या बोल सकता हूं, मीडियन बोलूंगा कि नहीं, बताओ समझ में आया ये चीज, अभी जो मैं बताया, अभी बस शुरू ही किया हूं मैं, अभी तक जो बताया समझ में आया। समित ये क्या होता है, चलो, तो इस तरीके का जो शेप आपको दिखेगा, अगर हमारे डेटा का शेप कुछ इस तरीके का है, ठीक है, मीडियन के राइट साइड और मीडियन के लेफ्ट साइड का शेप अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का सेम आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल, अच्छा समित, ठीक है ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं समित वितरण, समित वितरण। ये जो आप पूरा शेप देख रहे हो ना, ये पूरा ग्राफ जो आप देख रहे हो, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो अगर इस तरीके का बिल्कुल घंटे के शेप का या पहाड़ के शेप का अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है ग्राफ में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है। अब मैं क्या बोला कि अगर इस तरीके का शेप आपका रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इस केस में मीन, मीडियन और मोड लगभग बराबर आएगा। जरूरी नहीं कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट बराबर आए, लगभग बराबर रहेगा या एग्जैक्ट भी हो सकता है तीनों, ठीक है। अब दूसरा एक और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जिसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। अगर ऐसा शेप नहीं रहा तो एसिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डेटा अपना फीड किया ए बी सी डी ई एफ और जी,
अब इसका डेटा ऐसे आ रहा है ए बी सी डी ई एफ जी। इसका डेटा अगर कुछ इस तरीके से आ रहा है डी ई एफ जी। अब इसको मैं अगर मिलाऊंगा सारे डॉट्स को तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, देखो मीडियन क्या है, मीडियन यहाँ पर भी डी ही रहेगा मीडियन, क्योंकि भाई मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब क्या होता है, पोजिशनल वैल्यू, बीच की वैल्यू को मीडियन लेंगे तो मीडियन तो यही रहेगा हमेशा, ये वाला लाइन जो हमेशा क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। अब बताओ इसमें मोड क्या रहेगा, ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मोड के बारे में बताया हूं ना, मोड कहां पर आएगा आप लोग के हिसाब से, इसमें मोड का लाइन कहां पे आएगा, जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था इसमें मैं बता देता हूं, इसमें मीन मीडियन मोड तीनों यहीं पे आएगा, ये जो एक लाइन है ना तीनों यहीं पे आएगा, बोला ना मैं तीनों बराबर रहेगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड तीनों बराबर रहता है, तीनों की वैल्यू बराबर रहती है। तो अगर ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर मीडियन आ रहा है तो इसका मतलब मीन भी यहीं पे रहेगा और मोड भी यहीं पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आप लोगों को मोड का मतलब मालूम है, अगर आप लोगों को मोड का मतलब समझ में आया है तो बताओ इस डिस्ट्रीब्यूशन में मोड कहाँ पर आएगा, एक अंदाजन बताओ। चलो यानी जी पे बोल रहे हो ना, जी पे आएगा, एफ पे आएगा, ई पे आएगा, सी पे आएगा, बी पे आएगा, ए पे आएगा, कहां पर आएगा बताओ। ई पे आएगा ना, क्यों ई पे आएगा, देखो मोड का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। अब ये जो पूरा पहाड़ है इसकी चोटी यहाँ पर बन रही है ई के ऊपर में, ठीक ई के ऊपर में, क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यही वाली वैल्यू रिपीट हुई होगी, है ना, सबसे ज्यादा यही वाली वैल्यू रिपीट हुई होगी, इसीलिए मोड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जहां पर वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट होगी उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं ना। मोड का मतलब क्या होता है, वैल्यू का रिपीट होना। तो जहां पर वैल्यू बार बार रिपीट होगी वहीं पर तो डेटा हमारा सबसे ऊपर रहेगा ना। ठीक है, तो ई पे क्या हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा। और मीडियन कहाँ पे रहेगा, सॉरी मीन कहाँ पे रहेगा, वो कहीं पर इस तरफ रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पर है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो अब सबको हम लोग जोड़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, सब की वैल्यू को जोड़ के अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ मीन आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं मीन जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, यानी जिस तरफ कम रहेगा ना उस तरफ मीन रहेगा एसिमेट्रिकल में। ये जो है हमारा एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल यानी कि असमान वितरण है ना। तो असमान वितरण के केस में जहां पर ये पीक रहेगा, माउंटेन पीक रहेगा जहां पर, वहां पर मोड बनेगा, क्योंकि वहीं पे वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट होगी। मीन जो है क्या करता है, मीन बराबर कर देता है। तो यहाँ एकदम नीचे है, यहाँ एकदम ऊपर है, तो बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, मीन आ जाएगी। मीन का मतलब एवरेज होता है ना, एवरेज मतलब ना सबसे ज्यादा ना सबसे कम, थोड़ा सा बीच का वैल्यू। तो मीन हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा माउंटेन पीक जो है, पहाड़ की चोटी अगर मीडियन के राइट साइड पे बन रही है, देखो इसमें राइट साइड में बन रहा है ना, ये हमारा है मीडियन, और मोड जो है वो किस तरफ बन रहा है, मीडियन के राइट साइड पे बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूड, स्क्यू क्या होता है वो अपन आगे समझेंगे, टेंशन मत लेना कि ये नया वर्ड क्या आ गया अभी तक। नेगेटिव स्क्यूड बोलेंगे किसको, अगर मोड हमारा, सॉरी जो पीक पॉइंट है वो अगर हमारे मीडियन के राइट साइड पे बन रहा है, दाएं हाथ तरफ अगर बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्क्यूड। ठीक है, और इसी के ठीक उल्टा अगर मोड बन रहा है किधर, लेफ्ट साइड में, ये ऐसा कुछ हमारा ऐसा कुछ अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है इस टाइप का, तो ये आ गया बीच में मीडियन। ठीक है, अब यहां पर माउंटेन पीक कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है, तो मोड कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ये हमारा रहेगा मोड। जहाँ पे पहाड़ की चोटी रहेगी वही हमारा क्या रहेगा, मोड। और मीडियन कहाँ पे रहेगा बेचारा, वो यहाँ पे कहीं पे रहेगा, समतल पे, बीच के पॉइंट पे कहीं पर मीडियन रहेगा, सॉरी मीन रहेगा।
ये रहेगा मीन, ये रहेगा मीडियन और ये रहेगा मोड। तो अब देखो यहाँ पर हमारा मोड वाला जगह कहाँ पर है, मीडियन के लेफ्ट साइड पे है, बाएं हाथ तरफ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्क्यूड। स्क्यूनेस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसके बाद डिस्पर्जन पढ़ेंगे, डिस्पर्जन के बाद स्क्यूनेस पढ़ेंगे, तब मैं इसका हिंदी ढूंढ के ले आऊँगा। किसी को मालूम होगा स्क्यूनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं तो बता देना। तो आपको क्या याद रखना है, अगर मीडियन के लेफ्ट साइड में मोड आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्क्यूड। अगर मीडियन के राइट साइड में मोड आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्क्यूड। ठीक है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब समझ में आया कुछ। ये हमारा सिमेट्रिकल है, बिल्कुल बढ़िया एकदम स्टैंडर्ड पहाड़ जैसे, अगर घंटे के शेप में अगर हमको मिल रहा है, इसको बेल शेप बोलते हैं। ये ऐसे कुछ कुछ दिख रहा है ना, तो ऐसे ही तो घंटा रहता है, ये ऐसे ही रहता है घंटा। तो अगर बिल्कुल घंटे के आकार का आपका डिस्ट्रीब्यूशन का शेप दिख रहा है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल या समित वितरण। और अगर ऐसे उल्टा सीधा दिख रहा है, राइट साइड ज़्यादा झुका हुआ है, लेफ्ट साइड ज़्यादा झुका हुआ है, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक है, सकारात्मक विषमता, ऋणात्मक विषमता। हाँ भाई, लेफ्ट में पॉजिटिव रहेगा, राइट में नेगेटिव रहेगा। भले हमको राइट जो है पॉजिटिव लगता है, लेफ्ट जो है नेगेटिव लगता है, लेकिन इसमें उल्टा काम चलता है। डाउट पूछ रहे हो कि आप कहीं वैसा पढ़े हो? ठीक है, समझ में आई इतनी बातें? रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं भाई? हो रहा है, हो रहा है। सबको समझ में आया? तो सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल में कंफ्यूज थोड़ी हो गए? अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर ये चीज समझ में आ गया तो एक चीज और बताना। मैं पूछते जा रहा हूं, बताते जाना, आप लोगों के जवाब में ही नया कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाओगे। सबसे पहले ये बताओ कि पॉजिटिव स्क्यूनेस जो रहेगा, पॉजिटिव स्क्यूड, इसमें मोड जो है लेफ्ट साइड रहेगा या राइट साइड रहेगा? मीडियन के लेफ्ट साइड रहेगा या राइट साइड रहेगा पॉजिटिव में? लेफ्ट साइड रहेगा ना। पॉजिटिव स्क्यूड किसको बोलते हैं, जब माउंटेन पीक लेफ्ट साइड बनता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, और नेगेटिव स्क्यूड में मोड जो है किस तरफ रहेगा, राइट साइड रहेगा, ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है, तो मोड जो है राइट साइड रहेगा और इसमें किस तरफ रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा। मीडियन कहाँ पे रहेगा बताओ, मीडियन कहाँ पे रहेगा? पॉजिटिव में और नेगेटिव में मीडियन कहाँ पे रहेगा? हमेशा मिडिल में रहेगा, मीडियन की जगह कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल पॉजिटिव नेगेटिव किसी में भी मीडियन की जगह चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्या बता रहा था मैं खुद ही भूल गया। चलो, इतना तो समझ में आ गया ना, और जबरदस्ती अंदर नहीं घुसते। उसमें कुछ बताने वाला था पर मैं भूल गया। चलो, याद आएगा तो फिर शाम की क्लास में बता दूंगा। चलो, आज की क्लास समझ में आई पूरी? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जल्दी बताते जाना क्योंकि टाइम लगभग खत्म होने वाला है हमारा। जितनी भी चीज़ आज बताया सब समझ में आया? वीडियो देख के एक बार रिपीट कर लेना।